Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 42 लेकर आया हूं। 20 क्वेश्चन है यहाँ पर दोनों लेवल के लिए। साथियों, वास्तविक मूल्यांकन बिल्कुल आपका इस टेस्ट के माध्यम से हो जाएगा। मित्रों, अब देखिएगा, लगभग आज ये डिक्लेयर हो जाएगा कि जो रीट एग्ज़ाम है वो कितनी आगे जाएगा, 25 अप्रैल को होगा नहीं होगा, कितनी आगे जाएगा। एग्ज़ाम डेट भी आज लगभग आ जाएगी साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तैयारी में ढिलाई नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए और विद्यालय के लिए। तो मित्रों, वार्षिक योजना की अगर हम बात करें तो वर्ष में इसका आयोजन वर्ष के शुरुआत में ही कर दिया जाता है, जब विद्यालय का आरंभ होता है, नए सत्र का आरंभ होता है तभी। और इसका आधार पर, वार्षिक योजना के आधार पर और भी अन्य कई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। वर्ष भर का डेटा इसमें रहता है साथियों। तो ये सबसे ज़्यादा शिक्षक के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? शिक्षक के लिए, कि वर्ष भर जो शिक्षक शिक्षण कार्य करता है वो इसी पर आधारित होता है। तो मित्रों, विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 1 में। साथियों देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हर्बर्ट के 4 सोपानों में इस सोपान को 2 भागों में बांटा गया: स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था और प्रयोग। तो मित्रों, हर्बर्ट ने जो अपनी पंचपदी विधि दी है उसमें उस पंचपदी मतलब 5 पदों वाली विधि के पहले 4 सिद्धांत दिए थे। उसमें एक सिद्धांत था जिसका नाम है स्पष्टता का सिद्धांत, जिसको कि 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। तो मित्रों, इस सिद्धांत को इन 2 भागों में बांटा गया है। विकल्प नंबर 1 सही है। स्पष्टता के सिद्धांत को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन आपके आता है, शिक्षण बिंदुओं को दोहराने के लिए किए गए प्रश्न कहलाते हैं प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न। तो मित्रों, शिक्षण बिंदु मतलब जो जो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो जो छोटे छोटे टॉपिक आपने पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए लिए हैं पाठ योजना में, यदि आप उनको दोहरान करते हो। अब देखो, विकासात्मक प्रश्न में तो पाठ का विकास किया जाता है साथियों। प्रस्तावना प्रश्न में जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसका, ये पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जो नवीन ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं उससे लिंक जोड़ने के लिए ही प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन जो शिक्षण बिंदु हैं उनको दोहराने के लिए जो प्रश्न करते हैं उनको हम मित्रों बोध प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको बोध प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पर उनको क्या कहते हैं? बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है मित्रों, है साथियों, पुनरावृत्ति प्रश्नों का उद्देश्य होता है दिए गए ज्ञान की जांच करना, विषय वस्तु का ज्ञान देना, विषय वस्तु की आवृत्तियां, प्रबलीकरण और दृढ़ीकरण और शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना। तो मित्रों, मैंने 3 प्रकार के तो आपको यहाँ पर बता ही दिए थे कि भाई प्रस्तावना क्या होता है, विकासात्मक क्या होता है और बोध प्रश्न क्या होता है। लेकिन जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, पुनरावृत्ति का मतलब है जैसे पाठ पूरा हो चुका है और आप दोबारा उसी पाठ को बता रहे हो बच्चों को, पुनरावृत्ति उन प्रश्नों की कर रहे हो। तो साथियों, उसका इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि जो विषय वस्तु की आवृत्ति हो सके, प्रबलीकरण हो सके और दृढ़ीकरण हो सके, मतलब वो उस चीज को स्थायी रूप से छात्र सीख सके। तीसरा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 मित्रों, 5वां क्वेश्चन है, मेटा भाषाई जागरूकता कहलाती है सोचने की क्षमता, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, भाषा के बारे में बात करने की क्षमता और अन्य दृश्यक चिन्हों में लिखने की योग्यता। तो साथियों, मेटा भाषाई योग्यता का मतलब सीधा सा ये होता है कि किसी भी भाषा के बारे में सोचना और किसी भी उस भाषा के बारे में बात करने, ये दोनों ही क्षमता यदि है तो उसको हम मेटा भाषाई जागरूकता
कहते हैं साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो साथियों छठा क्वेश्चन आपके आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य रहेगा सतत और व्यापक मूल्यांकन का? विकल्प को देखिएगा मित्रों, यह बच्चों की कमियां जानना है, बच्चों की कमियां जानना इसका उद्देश्य है, या यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, अथवा छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, या फिर छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया को जानना, समझना और सुधार करना। तो मित्रों सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको जाना जाए, उसको समझा जाए और उसमें सुधार किया जाए। ये सीसी का सबसे मुख्य उद्देश्य माना जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। तो साथियों 7वां क्वेश्चन आपके आता है। साथियों प्रश्न नंबर 7 है आपके, कूदर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल फिर रिक्त स्थान है का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वैधता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, प्रयोज्यता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, या वस्तुनिष्ठता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो मित्रों कूदर रिचर्डसन विधि जो है उससे विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जाता है कि प्रश्न कितना विश्वसनीय है, पेपर कितना विश्वसनीय है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव तो नहीं है इत्यादि। दूसरा विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। साथियों 8वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? भले प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। छात्रों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, और विषय वस्तु के कठिनाई स्तर का। तो मित्रों प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है आपसे, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखोगे आप? तो साथियों दिए गए विकल्पों में से देखो सबसे बेस्ट विकल्प है छात्रों की सक्रिय सहभागिता का, कि छात्र कितने सहभागी है, एक्टिव है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत, या फिर मुख्य मतलब बिना बोले ही वो सुनते रहते हैं और समझ भी नहीं रहे और सीख रहे या नहीं सीख रहे, ये चीज नहीं, बल्कि सहभागिता कि वो कितने सहभागी हैं, सक्रिय है या नहीं है। सक्रिय होना चाहिए साथियों। पहला विकल्प सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। मित्रों 9वां क्वेश्चन आपके है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। यह प्रारंभिक जांच को कहते हैं परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, पायलट स्टडी और अंतिम प्रारूप। तो मित्रों परीक्षण की वास्तविक रचना मतलब जब आप परीक्षण बनाते हो तो उसके पूर्व आप उसकी प्रारंभिक जांच करते हो, उसको पायलट स्टडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पायलट स्टडी के नाम से। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। तो साथियों 10वां क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी अपने छात्रों को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद अपने छात्रों से चर्चा करती है, इसका सूचितार्थ होता है। तो एक टीचर है जिसका नाम क्या है? मीनाक्षी। वो कक्षा के कुछ बच्चों को कहां पर ले जाती है? मैदानी इलाके में पर्यटन के लिए, और वापस आने पर छात्रों से क्या कहती है? जो वहां पर वो देखते हैं उस पर चर्चा करती है। तो इसको क्या कहेंगे? शिक्षण का मूल्यांकन कहेंगे इसको, शिक्षण के लिए मूल्यांकन कहेंगे इसको, मूल्यांकन के लिए शिक्षण कहेंगे इसको, या मूल्यांकन का शिक्षण कहेंगे इसको। तो मित्रों वापस आने के बाद में मतलब बच्चों को सिखा दिया है, उसके बाद में सिखाने के बाद में यदि आकलन करे तो उसको शिक्षण का मूल्यांकन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? शिक्षण का मूल्यांकन। विकल्प नंबर 1 सही है 10वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह कौन सी है? निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, विद्यार्थियों को क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, और सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह मूल्यांकन की मित्रों इसकी अगर हम बात करें
तो यदि आप निरंतर मूल्यांकन करते हो, विस्तृत रूप से बच्चों का मूल्यांकन करते हो, जिसमें उसके सभी पक्षों को यदि आप सम्मिलित कर लेते हो, तो वही मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। मतलब सर्वाधिक अर्थपूर्ण ये सही अर्थ निकलता है मूल्यांकन का। तो प्रथम विकल्प सही है 11वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो सीसीई रटने की बजाय समझने पर बल देती है, निदान व उपचार को प्रोत्साहित करती है, नियमित व समग्र बनाती है। लेकिन इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि शिक्षक की भूमिका कम हो मूल्यांकन में, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है साथियों। तो फिर कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 12 में। क्लियर है यह प्रश्न भी? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? भाषा का आकलन करना है तो प्रथम क्या कौन सा प्रश्न पूछोगे? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए और ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो साथियों देखिए, मुख्य पात्र का नाम, घटना का नाम, क्या खरीदा, ये चीजें तो बच्चे ने याद कर ली है, लेकिन अगर वो खुद की भाषा में पूरी ईदगाह कहानी को सुनाएगा तो उसके जो विचार है वो साथ में वो भी प्रकट होके आएंगे। विकल्प नंबर 1 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 साथियों, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है? अभिवृत्तियां, अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपयोग है वह है कौशलात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक। तो मित्रों नाम तो सुना ही होगा सभी ने अभिवृत्तियों और अभिरुचियों का। अभिवृत्ति मतलब उसका दृष्टिकोण, रुचि मतलब जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है, कार्य करने में मजा आता है। तो साथियों ये जो क्रियावृत्तियां हैं ये न तो ज्ञानात्मक है, न आध्यात्मिक है, न कौशलात्मक है, बल्कि इनको भावात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावात्मक रूप से ये संबंधित होती है। मनुष्य का जो भाव है, इमोशन है, उससे जुड़े होते हैं साथियों ये चीजें। सेकंड विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों 15वां क्वेश्चन है, अवबोध उद्देश्यों में मानसिक प्रक्रिया होती है अभिज्ञान की, विभेद की, परिकल्पना प्रतिपादित करने की और संश्लेषण करने की। तो मित्रों जो ज्ञानात्मक के बाद में उद्देश्य आता है अवबोधात्मक, जिसको हम अवबोध भी कहते हैं। तो इसमें अभिज्ञान की तो ज्ञानात्मक में आ जाएगा साथियों। ये विभेद करने की मानसिक प्रक्रिया, विभेदीकरण करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। तो सेकंड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 15 में सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 16 को। 16वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर? विकल्पों को सुनना और ध्यान से आंसर देना है, इधर उधर नहीं देखना है। विकल्प नंबर 1 है स्पष्टतया व आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। मित्रों इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे होते हैं तो ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बता सके, यह उद्देश्य भी प्राथमिक स्तर पर होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करे, यह भी इसका उद्देश्य होता है। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सके हो, यह भी इसका उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा का। लेकिन कभी भी किसी चीज को रटकर याद करना, कंठस्थ कर लेना मतलब रट लेना हो गया, तो रटना कभी भी अलाउ नहीं करता है कोई भी चीज साथियों। इसलिए ये गलत हो जाता है। छोटे बच्चों को आप रटाओगे, रटने का मतलब क्या है? दिमाग का प्रयोग करके स्मरण शक्ति के आधार पर आपने प्रश्नों को रट लिया, तो उस चीज को समझा ही नहीं बिल्कुल भी। और जिसको हम समझते नहीं हैं उसको हम सीखते नहीं हैं, और जिसको रटते हैं उसको तो कभी भी नहीं सीखते हैं। मित्रों यहां पर दूसरा विकल्प सही रहेगा, इसलिए प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है,
प्रदेश के 25 आकाशवाणी केंद्रों से कराए गए शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण को कहा जाता है? शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षा ऑन एयर। तो मित्रों, एक साथ जो हमारा प्रदेश है राजस्थान, इससे 25 आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण कराए गए थे। इसको शिक्षा वाणी कार्यक्रम के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा वाणी कार्यक्रम। अर्थात प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिकाएं। तो मित्रों, जो प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया में पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य जो सहायक सामग्री होती है, मुद्रित या प्रिंट मीडिया की चीजें, उसको प्रिंट मीडिया में सम्मिलित करते हैं, पाठ्य पुस्तक को नहीं करते हैं साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये आज का। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे है। प्रत्यक्ष विधि का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। इसमें कौन कौन से आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त रूप से अवसर मिल जाता है? सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना और बोलना और लिखना। तो मित्रों, प्रत्यक्ष विधि में अध्यापक बोलता है तो छात्र सुनते हैं। तो सुनना मतलब श्रवण कौशल का तो बहुत ही अच्छे से विकास होता है, और बोलना फिर छात्र उसका जब जवाब देते हैं तो बिल्कुल अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो बोलने को कौशल का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। प्रथम विकल्प सही है 19वें में। अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनता है। कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर इसके बाद में हिंदी का टेस्ट भी आ रहा है, उसको भी आप जरूर देखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 20, शिक्षक की देखरेख में कराई जाने वाली शिक्षण विधि है? कहानी विधि, भ्रमण विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षक की देखरेख में कराई जाने वाली मतलब शिक्षक सिर्फ निर्देशन करता है, पर्यवेक्षण करता है, पर्यवेक्षण विधि इसको कहा जाता है साथियों, देखरेख जिसमें शिक्षक करता है। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। तो आज के ये शिक्षण विधियों के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों। अगला वीडियो आ रहा है हिंदी का, उसको भी जरूर देखिएगा मित्रों।